रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे विद मियां हबीब में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका में हैं और थोड़ी देर बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। 1-on-1 मुलाकात भी है उनकी। इसके अलावा उनकी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा जिसे कहते हैं, और वज़ीर दफ़ा से भी मुलाकात है। उनकी बहुत अहम मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों से पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की है और बताया जा रहा है कि भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम ने बताया है कि 35 मिनट तक उनकी गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो किसी भी डायलॉग की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि संदूर ऑपरेशन अभी जारी है और ना ही वो किसी तीसरे मुल्क की सालसी कबूल करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे मामला दो तरफा हैं और हम आपस में ही हल करेंगे। चूँकि अभी जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, तो इस पैराहे में हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ईरान और इसराइल की जंग जो है वो ख़तरनाक हदों को छू रही है और अमेरिका जो है वो पूरी तरह अब तैयार नज़र आता है कि वो किसी भी लम्हे जंग में कूदने के लिए तैयार है और वो बहुत ख़तरनाक किस्म के डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त जो है वो धमकियों पर उतर आए हैं और उन्होंने जो है बहुत ख़तरनाक नताइज की धमकियां दी हैं ईरान को। और दूसरी तरफ ईरान भी अकड़ गया है और उन्होंने कहा है कि जी देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, और ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर कर जाएं तो इनकी बचत होगी, वरना जो है ईरान तबाही से नहीं बच सकता। इन तमाम तर इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, दफाई तजिया नगार हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार। वेलकम टू द शो। बातचीत का आगाज़ हम करते हैं फ़ारूक बंगई साहब से। जी फ़ारूक बंगई साहब, ये बताइएगा कि ये आर्मी चीफ की जो मुलाकात है इसका एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, पहली बात तो ये है कि अमरीकी हुकाम के पाकिस्तान के जो है ना फ़ौजी सरबराहान से अक्सर मुलाकातें होती रहती है जी, लेकिन गुज़श्ता 15 ईयर्स में अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाई एंगेजमेंट है ये जी, इस लिहाज से। और ये मौका जो है इस तरह के, एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब है कि पास लगा है, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी जंग हो रही है जी। आप अगर इसको देखें तो ये हमारी जो है डिप्लोमेटिक विन है, किस्म की जीत है। और इसके अलावा ये भी है कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि इंडिया ने एक वफद भेजा था, जो उसने वहाँ के अमेरिकन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, उसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दी थी। लेकिन ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत का है, इसको मैं नोटेबल सक्सेस करार देता हूँ। पहली बात तो ये है। जहाँ तक कि एजेंडे का ताल्लुक है, अभी तक तो ये बताया गया है कि 3 पॉइंट एजेंडा है। एक तो बायलैटरल टाइज पे बात होगी, अच्छा, जिसमें हमारे ट्रेड के अलावा और भी कई चीजें, मतलब एक स्ट्रेटेजिक बातें सामने आएगी। लेकिन उसमें जो अहम है वो है काउंटर टेररिज्म के हवाले से। आपको पता है कि यूएनओ में हमें कुछ जिम्मेदारियां भी मिली है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, और दाइश खुरासान जो है उसकी सरगर्मियों के हवाले से हम काफी कोऑपरेट भी कर रहे हैं और हमारी कई जिम्मेदारी भी है। और अमेरिका भी समझता है कि पाकिस्तान जो है काउंटर टेररिज्म के हवाले से यूजफुल बेस है। लेकिन हमारी तरफ से जो है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से चूंकि गारंटर था वो बातचीत में ऑलरेडी अमेरिका, तो मेरे ख्याल में इस कश्मीर का इशू, खास करके ये बातचीत का इशू भी उठाया जाएगा। ठीक जी। नादर मीर साहब, ये बताइएगा कि ये आखिर ये इतनी अहम डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बाअसर शख्सियत हैं, और ये सारे मामला जो है वो आसिम मुनीर साहब के साथ ही क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, या इसकी क्या अहमियत है? क्यों ये उनको उनके ज़रिए से ही ये सारे मामला जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं? उनका अमेरिका में होना और ख़ित्ते में जो है वो कशीदगी की सूरत में जो एक ख़तरात मंडला रहे हैं, उस पैराहे में भी हमें इसको मद्देनज़र रख कर जो है वो देखना चाहिए कि क्यों कर ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप हो रही हैं। जी, बुनियादी तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट और ट्रंप की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो मुलाकात है वो जियोपॉलिटिकल है। अच्छा जी। दूसरी मुलाकातें तो
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर है आपके, या बाकी लोग हैं, वो कर सकते हैं जी। ये रीजन है आपका सवाल के पहले इनकी क्यों मुलाकात हो रही है। इनकी इसीलिए मुलाकात हो रही है कि सब्जेक्ट जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट्स को, हेड ऑफ स्टेट्स को मिलते हैं, वो आर्मी चीफ्स और मिलिट्री चीफ्स को नहीं मिलते। आप देख लें जब वो मिले जिया को या यूब खान को तो वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, या मुशर्रफ को तो वो प्रेसिडेंट थे, मतलब मुल्क के हेड ऑफ स्टेट भी थे, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी थे उस वक्त। तो ये एक किस्म की बड़ी ऑनर है और इम्पोर्टेंस है फील्ड मार्शल के लिए। और अभी रिसेंटली जो आपने वीडियो देखा सारों ने और आपने कोट भी किया, सारी दुनिया देख रही है, उस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कह दिया कि वो सबसे मुख्तसर जबान में, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जबान में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये वो कह रहे हैं जी जी हाँ जी, जो एक अमेरिका के लीडर है, फ्री वर्ल्ड के लीडर भी, ठीक है ना। तो वो अमेरिकनों को एक क्रेडिट दें, सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है, तो किसी वजह से है ना, वो दिमाग में क्लियर है जी। गलती तो कर सकता है, वो भी करते हैं गलतियां, लेकिन वो ज़हनी तौर पे क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है वो। तो इसलिए वो कर रहे हैं कि उनका सब्जेक्ट जो है वो जियो पॉलिटिकल है। जियो पॉलिटिक्स में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, अफगानिस्तान, टेररिज्म और बाकी सारी चीजें, अमेरिका, चाइना एंड दुनिया में और बड़े इश्यूज चल रहे हैं जी। तो उसमें वो जाहिर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से जो बात करेंगे वो होंगी जो पाकिस्तान से रिलेटेड या जिसमें पाकिस्तान का किरदार होगा। मसलन जैसा यूरोप में अभी यूक्रेन की वॉर चल रही है रशिया की, तो उसमें डायरेक्ट हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है फिलहाल जी। तो यूरोप के लोग मुल्क हैं, दूसरे मुल्क है उसको करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में तो डायरेक्टली है। उन्होंने मोदी को भी कॉल किया, आपने नोट किया जी उससे पहले। और ये जो इंडिया अभी पहले तो इंडिया सत्ते में चला गया कि फील्ड मार्शल वहां है लंच पे और मिस्टर मोदी या उनका रैप या उनका आर्मी चीफ या कोई भी वो नहीं है जी। तो आप देख लें इंडियन प्रोपेगेंडा जो हो रहा है वो तो बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं देव गॉन क्रेजी और इनसेन, पागल हो गए जी इंडियंस। दूसरी बात यह है कि वो अब रिजेक्ट कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो इनकार कर दिया, इंडिया ने इनकार कर दिया आने से। अब वो ये कह रहे हैं ना, जब बुलाया नहीं किया तो फिर यही कह सकते हैं ना। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी इंडियंस की बात करो, तो भारत की बात करो, दिल्ली की बात करो, दिल्ली की। वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जी मतलब कोड कर रहे हैं कि वो किसी किस्म की बात में ट्रंप को या अमेरिका को मुदाखलत की वो नहीं इजाजत देंगे, ये वो कह रहे हैं। अब वो कह रहे किसी भी मुल्क को नहीं हम इजाजत देंगे, हम दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहते हैं, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने तो एक बहुत अहम बात कर दी है कि अभी संदूर ऑपरेशन चल रहा है, एक तरफ सीज फायर के लिए तरले मिन्नतें कर रहे थे और सीज फायर करवाया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी ये चल रहा है। अब दो बातें ना, एक बात वो करते हैं दुनिया के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, दूसरी बात करते हैं इंडिया की इंटरनल, इंडिया के अंदरूनी वोट बैंक के लिए। मतलब दो मुख्तलिफ है ना ऑडियंस उनकी जी। और दूसरी बात यह है कि उनकी पिछली जंग में जो बेइज्जती हुई है वो उसकी वजह से देखिए हारना एक होती है डिफीट, और एक डिफीट के ऊपर ह्यूमिलेशन होती है। इसमें ये जो है ना इनके जो जहाज गिरे हैं पहली इनकाउंटर में 6-7 मई की रात को, इस वक्त सारी दुनिया की एयरफोर्सेस, सारी दुनिया के एनालिसिस हो रहे हैं, आप देख लें। उससे वो इतनी बेइज्जती होगी इंडिया की कि उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं हो, तो मानने को तैयार नहीं है। आज देखे ना उसके बाद मोदी का कोई बरूने मुल्क कोई दौरा नहीं हुआ, कहीं वो वाकई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन इसके साथ वो क्या कहते हैं कि कुत्ते की पूंछल जो है वो उसी तरह ही जो है वो अकड़ी रहती है, टेढ़ी रहती है। तो वो अभी भी वो कह रहे हैं जी कि हम जो है संदूर ऑपरेशन जारी है। तो क्या कोई ऐसा कोई है कि कोई दोबारा इंडिया एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि हमारे हमसाये में भी एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, तो इसका कोई फायदा उठा सकता है। और इसराइल के साथ उनके रिलेशन भी जिस तरह के हैं वो भी सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान को खतरा जो है या पाकिस्तान पे हमला जो है, चाहे वो नाकाम होगा, मिस एडवेंचर होगा, उसका नुकसान होगा, वो भारत करेगा। इसराइल से मेरा आर्टिकल भी आ रहा है इस पे तफसीलन इसी सब्जेक्ट पे। ये जो जंग है ना इसको कंफ्यूज ना करें। हमदर्दी होना या ताल्लुक होना एक बात है, जंग में एलाई होना दूसरी बात है। सही। इंडिया और इसराइल के अच्छे बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत की जंग में इसराइल ने कोई साथ नहीं दिया भारत के पाकिस्तान के खिलाफ। ये नहीं हुआ कि इधर से इंडिया के जहाज आ रहे थे उधर से इसराइल की, ऐसा कोई कहानी नहीं हुई ना। बल्कि उन्होंने रूस की तरह, रूस ने भी यही कहा, इसराइल ने भी यही कहा कि इसको डी एस्केलेट करें, आगे ना बढ़ने दें। तो इसलिए पाकिस्तान को इसराइल से कोई खतरा नहीं, ये पाकिस्तान में गलत फहमी है, इसको दूर कर दें। और दूसरा, पाकिस्तान के पास भरपूर काबिलियत है
चाहे इंडिया हो या इसराइल हो या कोई भी हो जी। और इसराइल से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा, आपको भी भेज देंगे। पाकिस्तान को ना खतरा है ना हमारा झगड़ा है इसराइल से डायरेक्ट, मतलब हमारा झगड़ा चल रहा है। ये जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मोदी खुद कह रहा है, इंडिया खुद कह रहा है कि जी अभी तो सिंदूर चल रहा है, यानी जंग किसी मिनट स्टार्ट हो सकती है, यही कह रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, मतलब ये है कि उसका तासर यही मिलता है, उसकी गुफ्तगू का तासर यही मिलता है कि दोबारा जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। हबीब साहब यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए पाकिस्तान को 24 घंटे तैयार रहना चाहिए, अगली जंग की तैयारी करनी चाहिए जी। मैंने जिस दिन ये जंग खत्म हुई थी, पाकिस्तान में बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी, तो मैंने उस दिन भी पहले दिन 10 मई की बात कर रहा हूँ, 10 मई को भी मैंने ये कहा था, आर्टिकल भी मेरा विक्ट्री टू पाकिस्तान में लिखा, अभी भी यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वॉर, अगली जंग की तैयारी करें इंडिया के साथ। इसराइल से हमारा कोई मसला नहीं है, इसराइल और ईरान की जंग है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको जब कहीं का डिस्कस कर लेंगे, वो अलग जंग है। ठीक ठीक। अच्छा मीर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्यों इतना अहम हो गया अमेरिका की नजर में, और पाकिस्तान को क्यों इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है? अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता क्या है? दो बातें हुई हैं। पहली बात ये हुई है कि ये जो जंग है ना, चाहे 4 दिन की जंग थी, उसका देखिए बहुत असर हुआ है। आप इससे नोट करें कि यूक्रेन रशिया की जंग 4 साल चल रही है, 4 साल है इसको यूक्रेन रशिया की जंग को जी। और इस 4 दिन की पाकिस्तानी जंग को ज्यादा स्टडी किया जा रहा है बनस्बत 4 साल की जंग को, क्योंकि आपने इसमें नई चीजें की, आपकी एयरफोर्स ने बढ़तरी हासिल कर दी 50 या 40 मिनटों में पहले दिन में। उसके बाद आप इंडिया ने हमला किया, आपने भी ठीक है, ये नहीं है कि हमारा नुकसान भी हुआ, हमारे भी इंडिया ने मिसाइल मारे लगे, जंग है, दोनों साइडों से जंग होती है। लेकिन आप ये समझे कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, यानी सारा पाकिस्तान इस पे एज वन नेशन उसने राइज किया। और इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, 10 गुना 11 गुना जीडीपी है, 10 गुना डिफेंस बजट है, 6-7 गुना उसकी आबादी, ज्योग्राफी है, और 3 गुना बड़ी मिलिट्री फोर्सेज है। तो उनके सामने पाकिस्तान बहादुरी से डट गया और उसने इस जंग को जीत दिया, या कम से कम इंडिया के हिसाब से भी करें तो बराबरी पे खत्म किया। तो इस वजह से अमेरिका और बाकी दुनिया भी पाकिस्तान को एक और नजर से देख रही है। जियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान हैज रिजन। अब वो कहते हैं कि पहले तो कहते थे कि इंडिया को चाइना के मुकाबले में तैयार करो, उन्होंने अभी रियलाइज किया कि पाकिस्तान अकेला इंडिया के मुकाबले में। अमेरिका को यह समझ आ गई है कि इंडिया में काबिलियत नहीं है, या ताकत नहीं है, या बहादुरी नहीं है, या जो भी कह लें, कि वो चाइना के सामने खड़े हो सके, क्योंकि तो पाकिस्तान को नहीं हरा सका। जी बिल्कुल दुरुस्त। मीर साहब हम जरा फरूक बंगई साहब का टेक ले लें। जी फरूक बंगई साहब, बाकी डेवलपमेंट तो अपनी जगह पर है, हमारे इंटरनल मामलात भी इस तरह के हैं कि पीटीआई एक अहम सियासी कुव्वत है और उन्होंने अपना इख्तिजाज मौखर कर दिया है इस सारे सिनेरियो में। तो क्या समझते हैं आप, जिस तरफ मीर साहब ने इशारा किया कि इस जंग में जो हमारी पाक भारत मार का हुआ था उसमें पूरी कौम यकजा थी, और अब और बहुत सारे जो है वो सवालिया निशान उठ रहे थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, और तहरीक इंसाफ ने अब हालांकि इस वक्त मामला जो है वो ईरान और इसराइल का है, लेकिन चूंकि साथ ही अभी ताज़ा हम सीज़ फायर हुआ है, तो क्या समझते हैं कि ये जो एक जेस्चर दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसको आप कैसा समझते हैं? ऐसा बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस, डिप्लोमेटिक फोर्सेस, जो हमारे दोस्त थे जी, और जो मसल्ला अफवाज है वो तो फ्रंट पे थे। पूरी कौम की इज्तिमाई फतह है, पहली बात तो ये है। सब ने इसमें, सोशल मीडिया तक सब ने हिस्सा लिया है, मीडिया ने भी। अब ये है कि अगर उन्होंने ये मौखर किया हुआ है तो इसमें यह है कि आपको जैसे हालात नजर आ रहे हैं कि वो कहते हैं अगर संदूर जारी है तो बनियानो मरसूस भी जो है ना उसको पास लगा है, ठीक, हमने भी ये खत्म नहीं किया, तो उनको भी पता है कि हमारी भी मुकम्मल है, हम अलर्ट खड़े हैं। नहीं, हमने एक राउंड के क्लोजिंग किया। आपको पता है मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले दिन ही कह दिया था यहाँ से कि देखिए वो एक क्लोजिंग सिर्फ हमने एक राउंड के कर दिया है, और सेकंड राउंड उन पे है कि वो खेलना चाहते हैं या नहीं। अगर वो खेलना चाहता है तो वेलकम, इस पहली बात तो ये है, ठीक, वो नेवल वेसल्स को आजमाना चाहता है, जो भी है करे। दूसरी बात यह है, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो आपको पता है पॉलिटिकली सेंसेस तो होते हैं, उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकली भी हमारे साथ कुछ सलाह मशवरे हो रहे हैं, पड़ोस में आपकी जंग हो तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है, और इंडिया अगर इस तरह कोई हरकत करेगा तो उसके लिए भी वही जो इतिहाद था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भी वही होगा, थर्ड में भी होगा।
ठीक ठीक। मेरा ख्याल है कि बंगई साहब और नादर मीर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से और ईरान और इसराइल की जंग और ख़ास करके पाकिस्तान और भारत की जो हाल ही में एक मार्का हुआ है उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब और स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब। अब थोड़ा हम ईरान और इसराइल की जो जंग है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है और आज छठा रोज़ है इस जंग को और इस छठे रोज़ में जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा अहम उसका रोल हमें नज़र आता है और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप जो बराह रास्त अब धमकियों पर उतर आए हैं और वो बहुत ख़तरनाक किस्म की धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने आखिरी वार्निंग दी है कि अगर एक ही रास्ता है ईरान के पास कि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर जाएं और दूसरी तरफ जो है ईरान भी जो है वो अकड़ गया हुआ है और उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम किसी तौर पर सरेंडर नहीं करेगी। तो जी बंगई साहब, ये आखिरकार क्या असेस करते हैं आपके मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? ये तो बहुत खौफनाक किस्म की लड़ाई जी। आज छठा दिन है और एक करंट मामलात अगर हम देख लेते हैं सूरत हाल इस वक्त ईरान ने जो हमला किया अभी तक, देखिए अभी तक इन दिनों में 400 के करीब मिसाइल सैकड़ों ड्रोन उसने बरसाए हैं उस पर 40 मकामात पे जो है ना वो इतलात यही है जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है कि उसमें मुकम्मल तौर पे इफेक्ट जो है ना इसराइल पे हमले हुई है। उसके अलावा यह है कि 30 के करीब लोग जो है ना वो हलाक हुए हैं और 800 जख्मी। इसराइल की बात मैं कर रहा हूँ। 20,000 अमलाक को नुकसान पहुंचा है। मैं वहां के क्लेम्स के हवाले की बात कर रहा हूँ, ये आपको फैक्ट एंड फिगर जो दे रहा हूँ। डिप्लोमेटिक मिशन बन हो चुके हैं तल अवीव में, लोग वहां से निकल रहे हैं। 5,000 के करीब तो शहरी जो है एक शॉपिंग मॉल है जिसकी अंडरग्राउंड नीचे जो बेसमेंट में एक पार्किंग है, उस पार्किंग में बैठे हैं और उन्होंने इसको कैंप का दर्जा दिया हुआ कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे क्योंकि फिर सायरन है, बाहर आते हैं, सायरन बजता है, फिर हम अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये तल अवीव के हाथ में आपको बता रहा हूँ। और वो ये है कि वो लगा हुआ इंटरसेप्टर यूज करा है, लो रेंज वाइड रेंज और जो भी है मुकम्मल, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुआ है। अब जहां तक आप ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप ने धमकी दी अनकंडीशनल, देखिए अनकंडीशनल जारहियत तो इसराइल ने की है और अनकंडीशनल कैसे सरेंडर करे? आपने चुन चुन कर उनकी क़यादत को मार दिया, वो क्यों करे? जारहियत जिसने किया उसको पकड़े आप। दूसरी बात यह है कि साहब ताकत की अपनी जबान होती है और उसके अपने असूल होते हैं और अमेरिका जो है वो ताकत के नशे में है, सीधी सी बात है। और वो ये साहब जब वो ताकत की बात होती है तो अब उसकी निगाहें जो है ना अमेरिका की तरफ है। जब आप मेरी तरफ दोबारा आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप को इस जंग का हिस्सा बनने में जो है ना किन मुश्किलात का सामना है। चले जी ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि ये तो एक बड़ी खौफनाक पाकिस्तान के हमसाये में जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और एक खतरनाक हदों को छू रही है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी गुफ्तगू से लग रहा है जिस तरीके से वो बजाते खुद इतना टची हुए हैं और बहुत ज्यादा जज्बाती हुए हैं, तो उससे तो लग रहा है कि वो खुद ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? इसराइल और ईरान की जंग जो है ये कोई 20 साल से बन रही थी। इसमें मेरे पुराने आर्टिकल आ चुके हैं कई साल पहले, नेक्स्ट वॉर ईरान। जी बिल्कुल, द नेक्स्ट वॉर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड, ये मैंने आर्टिकल लिखे थे कि ये जंग होनी है ईरान की इसराइल की, और लोगों ने भी लिखे हुआ है जो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं करते हैं। एनीवे अब ये जंग शुरू हो गई है, कल इसको एक हफ्ता हो जाएगा जी। और ये जंग आप ये समझने की बात जो है ना, इसमें ये जंग बहुत खतरनाक है। हर जंग खतरनाक होती है, इसराइल की, उसकी यूक्रेन की, रशिया की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और लेकिन ये जंग बहुत खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक है? ये इसलिए खतरनाक है कि ये जंग वहां से शुरू हुई है, यानी इसराइल और ईरान की जंग वहां से शुरू हुई है जहां इंडिया पाकिस्तान की जंग खत्म हुई है। सही। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चौथे दिन के बाद खत्म हुई, 4 दिन हो गए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा सीज फायर कराया, अभी तो उसका क्रेडिट लेते हैं, ठीक करते हैं, सही कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये वॉर आगे जाके न्यूक्लियर बन सकती थी, और ये बिल्कुल सही बात है। पेंटागन की स्टडीज है, मैं खुद डिफेंस एनालिस्ट, मिलिट्री हिस्टोरियन, जियो पॉलिटिशियन हूँ, सारा वक्त यही काम करता हूँ। अगर 2 न्यूक्लियर
कंट्रीज यानी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज लड़ेंगे आपस में जी। तो किसी स्टेज पे जाके, किसी मौके पे जाके, किसी मरले पे वो जंग न्यूक्लियर हो सकती है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। सही। तो गलती से, मजबूरी से, जोश में, गुस्से में, जो भी कह लिया, कोई मरहला ऐसा आ सकता है जिसमें जी बिल्कुल मजबूरी भी बन सकती है। ये जो हाँ एग्जैक्टली मजबूरी, तो इसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो इधर आप देखें ना, इसराइल ने तो अटैक की उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे किया ईरान की जी। अब सबसे बड़ा खतरा जो है ना इस वक्त वो ये है, अब ईरान के ऊपर इसराइल की एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस है। इसराइल पूरे ईरान पे दूर दराज तक इसराइल के जहाज जा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, जबकि ईरान के मिसाइल जो हैं और ड्रोन जो हैं वो इसराइल का उसके शहरों को, तल अवीव, हाइफा और बाकी जगहों का बेहद नुकसान कर रहे हैं। आज तक कभी किसी ने इसराइल का इतना नुकसान नहीं किया जितना ईरान के मिसाइल ने किया। और इसराइल का आयरन डोम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मतलब 100% तो नहीं बट काफी हद तक नाकारा बना दिया, या उसमें से वो पेनिट्रेट करके टारगेट्स को स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे नहीं कर रहे तो काफी सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन अब बहुत खतरनाक हो गई है। सही। इसमें अमेरिका की फोर्सेस ले आया है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आ गए हैं, एरियस रिफ्यूजेड टैंकर्स आ गए हैं, और वो किसी वक्त भी जंग में कूद पड़ सकता है, यानी ईरान के खिलाफ इसराइल की हमायत में। जी जी। इस जंग में जो सबसे बड़ा खतरा है जी वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी लीक ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हो रहे हैं। जी ऐसे ही है। और इसलिए मैंने ये कहा था जिस दिन शुरू हुई तो सबसे पहले सुबह सवेरे मुझे फोने आई थी जंग पे ईरान इसराइल की, जब इसराइल ने स्ट्राइक किया, मैंने तब यही कहा था कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, जाहिर है उसका हक है, उस पर हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर सीज फायर ना हुआ और दोनों एक दूसरे मारते रहे तो फिर एक स्टेज आ सकती है कि ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ईरान की किसी साइड से रेडिएशन लीक हो जाती है जिसको हिट करे न्यूक्लियर साइट को, या इसराइल के डायमोना को उसको हिट कर दे वहां से, उससे क्या फर्क पड़ता है कहां से रेडिएशन लीक होगी, वो तो फैल जाएगी सारी दुनिया में, बड़ी दूर तक जाती है। अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है, आपने बहुत अहम इशारा किया है कि ये बताइएगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा एक तो कहा जा रहा है कि वो ज़ेरे ज़मीन असासी हैं और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल, सिर्फ अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, और वो भी एक से ज़्यादा बार अगर बमबारी करता है B-2 से तो फिर ही शायद वहां तक रसाई होगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये रेडिएशन फैल जाती है तो फिर तो सारा नुकसान तो ईरान का होगा, कि इससे बाहर भी निकल सकती है। आपको यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में लोग जोश में बोलते हैं और बाकी लोगों उनको समझ नहीं है। ईरान का तो नुकसान होगा क्योंकि ईरान में वो स्ट्राइक्स हैं, इसराइल का भी होगा। अच्छा। और खाली ईरान और इसराइल का नहीं होगा, वो फैल जाएगी, पाकिस्तान तक आ सकती है, सारे अरब ममालिकों में जा सकती है, तुर्की, मतलब ये तो है ना, बड़ी दूर तक रेडिएशन जाती है। इसका मतलब पूरा खित्ता खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ है। खित्ते से ज्यादा, जब सन 2001 में इंडिया के साथ पाकिस्तान इंडिया, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान इंडिया की जब जंग होने वाली थी, इंडियन आर्मी बॉर्डर पे आ गई थी, हमारी फौज लेके हम भी शामिल थे, इंडिया के सामने गए थे, तो अमेरिका का कॉलिन पॉवल जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर्मी पहले जनरल था, कॉलिन पॉवल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आके इंडिया में क्या कहा था, उसने इंडिया को कहा था कि तुम अगर पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम भी मारोगे ना तो उसकी रेडियो एक्टिविटी भी वापस आएगी, विंड हवा लेके आएगी। क्या समझे मेरी बात? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। तो इस बात पे कोई सोच नहीं रहा पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में, मतलब जोश में सब लोग कह रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ अगर इसराइल के साइड को भी रेडियो एक्टिविटी लीक हुई तो वो तुर्की वो फैल जाएगी। अरेबिया, आप नक्शा तो देखे ना, इसराइल के साउथ में कौन है? ये जो इसराइल का डेमोन है उसके नीचे है तो तबूक है सऊदी अरेबिया का, उसके नीचे है मक्का, मदीना है, उसके नीचे मक्का है। ये लोग हमारे जो है ना जोश में होते हैं, समझ नहीं है उनको, थोड़ी वॉर को या टेक्नोलॉजी को भी समझने की कोशिश करें ना। ये न्यूक्लियर वॉर जो है करने वाली चीज है सही, या न्यूक्लियर रेडिएशन, ये आम जंगों में और इसमें ये फर्क है। इसी वजह से 1945 हिरोशिमा के बाद किसी ने आज तक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया, ना न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है। अभी ये बहुत खतरनाक हो गई है। इसका ये हल है कि फौरन से पेशतर इसका चीज पर कराया जाए और इसमें दोनों का और सारी दुनिया का इसमें बेहतरी है। अच्छा नादर मीर साहब, प्यूटन ने इस हवाले से एक बात की है कि अमेरिका को बाज रहना चाहिए इसराइल की किसी भी किस्म की मदद करने से, वरना मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। और उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुम यूक्रेन से तो निपटो, जाकर इस मामले पे बात ना करो।
तो क्या कोई चीन और रूस जो है वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं कोई अमेरिका को रोकने में? क्योंकि अब तो बराह रास्त जो हमें समझ आ रही है तो वो अमेरिका जो है वो इस जंग में मुकम्मल तैयार है और किसी भी लम्हे जो है वो इसमें कूद सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अकलमंदी की बात आप खुद कर रहे हैं माशाल्लाह हबीब साहब। अमेरिका इसमें B2 बम्बर भेजेगा और वो बड़े बड़े बम गिराएंगे, फोर्डो और नम्स और जिन जो जमीन में घुसे हुए छुपे हुए इनके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। और रूस और चीन जो है वो बयान देंगे। आप समझने की कोशिश करें, उन्होंने आके जंग नहीं लड़नी, इसी तरह बाकी दुनिया भी कोई भी नहीं इसके अंदर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ईरान की भी बेहतरी है कि इस पे सीज फायर करें और देखें जब टॉक्स सीज फायर के बाद टॉक्स होंगी ना, टॉक्स के अंदर अभी भी ये जितना बढ़ाएंगे ना उतनी बढ़ जाएगी जंग। इसको पहले भी मौका था, इसराइल इसका फायदा उठा रहा है। ईरान का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ईरान का और नुकसान ना हो। इसराइल का अगर वो ज्यादा नुकसान कर भी देता है तो अमेरिका जंग में आ जाएगा, तो उसका कैसे मसला हल होगा? सही सही जी। मीर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम इसराइल और ईरान जंग के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार। जी फ़ारूक बंगई साहब, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो ट्रंप पर लगी हुई हैं कि ट्रंप जो है वो क्या करने जा रहा है। क्या अमेरिका जो है वो इस जंग में बराह रास्त शरीक होगा या नहीं होगा, क्या समझते हैं आप? मेरे साहब बात यह है कि वो साइकोलॉजिकल जो है ना उस पर दबाव डालना चाहते थे। अच्छा। और साइकोलॉजिकल दबाव का नतीजा ये निकला कि ये सूरत हाल जो है ना वो जंग में तब्दील हो गई है। पहली बात तो ये है, ठीक है, मुज़ाकरात पिलाने पिलो उसकी कुछ शराइत मनवाने के लिए। अब ये है कि ये अब नाकामी हुई है इसराइल की और इसकी निगाहें लगी हुई है कि जनाब जौहरी जो है उसके फैसिलिटी है उनको डैमेज किया जाए, जिसके कोई उसके पास इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है। बंकर बस्टर जो है वो तो आपको पता है कि वो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है, और अमेरिका इस वार को ज्वाइन करके ही कर सकता है, फैसिलिटी तो नहीं दे सकता है। सही है। अब अगर वो इस वार को ज्वाइन करता है तो इनको किन मुश्किलात का सामना होगा, मैं आपको कैटेगोरिकली वो चीज बताता हूँ। जी जी बताएं। सबसे पहली बात यह है कि उसको कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि ये उसकी जंग नहीं है कि वो फैसला करे। हाँ। दूसरी बात यह है कि उसकी गैर जानिबदारी कहां जाएगी, जो कहता है मैं जंग रोक रहा हूं, ये तो खुद जंग का हिस्सा बन जाएगा ट्रंप। वो फिर कल सालिसी कहीं कैसे करेगा, कहीं पे यूक्रेन में कैसी बात करेगा, पाकिस्तान में कैसी बात करेगा, जो खुद जंग का हिस्सा बनेगा। मशरिक वस्ता में उसने अभी जो वहां पे डॉलर इकट्ठी की है वहां तूफान आ जाएगा। उन्हें डॉलर इसलिए नहीं दी है कि आप जाकर एक मुस्लिम मुल्क पे हमला करें। उसके अलावा फिर यह है कि दीगर जो कुव्वतें हैं जी, जो काफी बड़ी कुव्वतें हैं, उनको मौका मिल जाएगा ट्रंप को, मतलब है कि यहाँ पे डिफीट देने में यहाँ पे। लेकिन एक सर्वे है, खुद अमेरिका में एक सर्वे कंडक्ट हुआ है जिसमें 60% लोगों ने कहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, आपको इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। और इसमें 16% अफराद ने कहा है कि जी आप उसको बैक करें क्योंकि तूने पुश किया है, और 24% लोगों ने कहा है कि नहीं, हमें कोई पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अमेरिकन आपका सर्वे अपनी जगह पे, सॉरी मैंने बात आपकी काट दी, लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि हमेशा जो है अमेरिका ने वो किया है जो उसने फैसला किया जो उसके मफाद में होता है, जो उसने ऑलरेडी उन्होंने हिकमत अमली तय कर ली होती है, जो उन्होंने मनसूबा बंदी के मुताबिक जो है उन्होंने मामला तय कर ली होते हैं, उस पर अमल करते हैं। यूक्रेन जंग में भी बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है वो यूक्रेन सर यूक्रेन का और मसला था। यहाँ पे देखिए इसकी बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाइडन ने जो है वो जो बाइडन की छोड़े ना, ये इसकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसने मुज़ाकरात पिलाने, चंद शराइत मनवाने के लिए जंग का आगाज कर दिया है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इस जंग में अगर वो हिस्सेदार बनता है तो उसको खुद अमेरिकन कांग्रेस में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो इतना मजबूत नहीं है इस वक्त, अगर आप देख लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जंग जिस खिते में लेकर आया वो खिता पहले से डिस्टर्ब है, तो अगर खुद इसमें शामिल हो जाता है, मैं नहीं सोचता कि वो इस तरह करेगा, और अगर करेगा तो नुकसान उठाएगा उसको। पंकज साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जंग हो रही है इसराइल की और ईरान की, और अमेरिका कह रहा है कि जी ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करे, तो इसने की है। आप देखिए अनकंडीशनल, आप कह रहे हैं अनकंडीशनल क्यों? एक मुल्क जरहियत करते हैं, वहां आता है एक मुल्क की चुन चुन कर उसकी लीडरशिप को और उसके साइंटिस्ट को जो है ना सबको
शहीद कर देते और आप ऊपर से कहते नहीं जी आप वो करें। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि देखें, मैंने कल भी अर्ज किया था कि खमेनाई साहब जो है सुप्रीम लीडर, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं कि शहरी आबादी पे नहीं कर, उसने इजाजत दे दी, उसने कहा जो कुछ करना है कर लो, उसने इजाजत दे दी, मजबूर हो गए वो लोग। आप देखिए ये ट्रंप अगर इस तरह करेगा तो खुद भी नुकसान उठाएगा और अपनी उसके जो रिप्यूट है वो भी खराब करेगा। अच्छा बंगई साहब, चूंकि ईरान ने भी जो है वो काफ़ी इस हवाले से उन्होंने कहा कि ईरानी कौम की हिस्ट्री है वो सरेंडर नहीं करते, ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा मौका आ सकता है कि ईरान और अमेरिका की जो है वो कोई गुफ्तगू हो जाए, कोई आपस में जो है इस जंग बंदी के लिए जो है वो किसी हद तक जो ईरान जो है वो सरेंडर ही होता है लेकिन उसको कोई अच्छा मोड़ भी दिया जा सकता है, कोई ऐसा मुमकिन है? देखिए ट्रंप अगर बनता है इसका फरीक बनते हैं जंग का जी, तो फिर आप मुझे बता दें इसमें हिस्सेदार बनता है तो उसकी तो सालिसी को कोई कबूल नहीं करेगा। एतमाद होना चाहिए ना, आप दो पार्टियों के दरमियान जो सालिसी करेगा वो दोनों पार्टियों का उस पर इत्तेफाक होना चाहिए। तो उसमें यह है कि दूसरे जो है ना, जैसे जर्मनी ने उसने कहा था, फ्रांस ने भी कह दिया था, खास करके रशिया क्या कि जो है काफ़ी अहमियत है, अगर दरमियान में आ जाए तो काफ़ी मामला तय हो सकते हैं। अच्छा बंगई साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया है और हमें अपने मामलात भी जो हैं वो देखने चाहिए। जनाब आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जो है वो मोदी की बात हुई है उनसे, ट्रंप से, तो ये क्या आप समझते हैं कि चूँकि वाज़ेह नहीं है इसमें कि क्या ये टेलीफोन जो है ये मोदी ने किया था या ट्रंप ने किया था? विक्रम मिस्री साहब ने ये तो बता दिया है कि ट्रंप ने जो ना, मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया कि हम आपकी सालिसी नहीं मानते और ट्रेड पे भी बात नहीं होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि फोन किसने किया और सबसे पहले किसने फोन किया और फोन सबसे पहले बंद किसने किया, ये भी हमें बता देता ना जरा, कि हमें पता चल जाता कि दरमियान में गुफ्तगू क्या हुई है। सही। और दूसरी बात है कि इनको आज समझ आ गई है। एक्चुअल बात यह है, पहले वो खामोश था, मार्को रूबियो का भी ये था कि जी हम एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, उसको नाकामी हुई है सफारती सतह पर भी, वो भाग रहा है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक उसको मिर्ची लगी हुई है। आसिम मुनीर साहब की जो वहाँ मौजूद जो पजीराई मिली है ना आसिम मुनीर को अमेरिका में खास करके, और देखें ना कि कोई छोटी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो एक पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बासर शख्सियत है और जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरीके से वहाँ अमेरिकन सोसाइटी में उनको पजीराई मिली है और ख़ास करके अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट की जानब से, तो वो सबसे ज़्यादा उसका दुख जो है वो तो इंडिया को है ना कि एक जर्नैल जिसने हमें नाको चने चबाए हैं और जो एक फातेह बनकर जो है आज अमेरिका में छाती चौड़ी थी। देखो दो तरफा बात करते हो, दो तरफा प्लेटफॉर्म क्या है? शिमला है, शिमला को तो आपने उड़ा करके रख दिया, तो खत्म हो गया। जो आपने जनाब इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया, आपने एक हमला कर दिया वहां से और सबूत नहीं पेश कर सकते, टेररिज्म पे आप बात करना नहीं चाहते, कश्मीर पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी जो है ना पानी की आबी जाहियत पे आप आ गए, तो दो तरफा कैसी बात हो सकती है? दो तरफा तो बात नहीं हो सकती। साहब कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया ने राब्ता करके खुद इसको थोड़ा सा कुछ और टच देने की कोशिश की हो कि, और ख़ास करके जो बात एक कहा कि ऑपरेशन संदूर अभी चल रहा है, तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के दौरा को सेबोटाज करने की या इसको डैमेज करने की कोशिश तो उस पर कुछ नहीं होगा सर, इसको कुछ नहीं होगा। इसके दो रास्ते, एक चीज़ तो यह है कि बाकायदा तौर पे इसने तो ट्रंप को भी झूठा करार दिया, मार्को रूबियो को भी झूठा करार दिया, ठीक, तो ये है कि वो इसको किस निगाह से देखेंगे, पहली बात तो ये है, बदनामी हुई है ना। सही है। दूसरी बात यह है कि अगर उसको कोई दोबारा सेकंड राउंड खेलने का शौक है तो मेरे ख्याल में वो खेलेगा और उसकी तबीयत साफ हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन बंगई साहब देखें कि जो हमने सीज फायर किया था, एक तो वो इंडिया ने खुद राब्ता किया अमेरिका से और फिर अमेरिका ने सीज फायर किया और उन्होंने हमसे बात की थी, हमने किसी से बात नहीं की थी सीज फायर के लिए, और उस सीज फायर में जो ग्रंटर था वो अमेरिका था बजाते खुद, ठीक है। तो अब अगर इंडिया दौड़ रहा है वो उस सीज फायर से भी दौड़ रहा है और वो जो मुज़ाकरात की बात, क्योंकि 12-13 दफ़ा कह चुके हैं, आज फिर कल भी उन्होंने एक इशारा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से और जंग बंदी करवाने के हवाले से उन्होंने
क्रेडिट भी लिया है, तो क्या वो जो एक ग्रंटर था, अमेरिका खुद बजाते खुद ग्रंटर था, तो वो उनको इस चीज का कोई पास नहीं है? सर आज जो बात होगी उस गारंटर वो उसका वाजे हो जाएगा सब कुछ। अच्छा। ये मुलाकात इस लिहाज से भी बहुत अहम है, पता चल जाएगा कि वो उसने मुज़ाकरात के टेबल पे आना है या नहीं आना है, और अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है। ठीक। अच्छा, क्या इंडिया को अमेरिका जो है वो जबरदस्ती या उस पर दबाव डालकर वो मुज़ाकरात की तरफ ला सकता है, या सिर्फ ये आई वाश था सारा कुछ और उसके बाद फिर टेंशन वैसे की वैसे ही रहेगी? तो देखे ना, वो हमारा गारंटर है, हमने तो गारंटर से बात करनी है। अच्छा। अब ये फैसला आगे गारंटर नहीं करना है, क्योंकि इसमें ट्रेड जो है वो शर्त है कि जी अगर आप बात नहीं मानते तो आप मेरे साथ ट्रेड न करें, ये सदर ट्रंप कहते हैं। जो वो उसने तो ट्रेड से भी इनकार कर दिया, तो ये तो फिर अमेरिका का भी मसला हो गया ना, ये तो अमेरिका के लिए बराह रास्त धमकी है। अच्छा बंगी साहब, जरा इस सिनेरियो में भी देखिएगा कि क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड बहुत अहम थी, बल्कि सारी दुनिया की ट्रेड देखें कि चाइना भी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो भी मुकद्दम रखता है अमेरिका के साथ ट्रेड को, और ये सारी वार भी ट्रेड की जा रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया जो है वो उसकी तो अब जितनी इकॉनमी और जितना बूस्ट उसे मिल रहा था, जो वो शाइनिंग स्टार इंडिया कह रहा था अपने आप को, तो वो तो अमेरिका के दम कदम से था ना। तो अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानते और वो अमेरिका के साथ ट्रेड ख़त्म कर बैठते हैं, तो फिर इंडिया कहाँ खड़ा होगा? देखें, वो अमेरिका मेरे ख्याल में ना, इंडिया मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर सकता है ये। अच्छा। ट्रेड को खत्म करना अफोर्ड नहीं कर सकता है ये। वैसे जैसे वो एक बंदा कहता है एटीट्यूड दिखा रहा है, तो एटीट्यूड वाली बात हो सकती है, वो नहीं कर सकते। और इस वक्त हमारी देखें वहां पे सिक्योरिटी ट्रेड से बहुत अहम है, ट्रेड के लिए सिक्योरिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे यहाँ पे रोल जो है बड़ा अहम है, और यही वजह है कि बात हो रही है। आपको पता है कि फील्ड मार्शल से बात करने की बुनियादी वजह भी यही है कि आपको पता है कि यहाँ के सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो है वो आर्मी चीफ का डोमेन क्या है वो सबको पता है, मिलिट्री का रोल है सारा। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि इस मुलाकात में पाकिस्तान को कोई बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई रोल मिल सकता है? बैनुल अक़वामी सतह पे तो रोल टेररिज्म से बढ़ के रोल और क्या हो सकता है? मेरा भी यही ख्याल है मंगी साहब के दाश और इस किस्म की जो तंजीमें हैं उनसे निमटने के लिए शायद पाकिस्तान को कोई किरदार देखें। वो खिते वो तो मैंने पहले अर्ज किया कि दाइश खुरासान जो है ना उसकी यहाँ पेनिट्रेशन बढ़ रही है और उसको रोकना बहुत जरूरी है। वो अफगानिस्तान के लिए भी, हमारे लिए, बल्कि खिते के लिए बहुत चैलेंज है। तो उससे निमटने के पाकिस्तान की जो है ना खिदमात जो है ना उसको सराहा भी गया और मजीद भी सिक्योरिटी के मामला तय हो सकते हैं। जी ठीक। बंगी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है। नाजरीन, बहुत अहम है आज का दिन, बल्कि ये अगला पूरा हफ्ता ट्रंप ने भी कहा है कि बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से आज का दिन जो है वो बहुत अहम है, चूँकि आज मुलाकात वहाँ तो अभी थोड़ी देर बाद जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मुलाकात शुरू हो जाएगी जनाब आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो देखना ये है कि पाकिस्तान के इस दौरा से जो है पाकिस्तान क्या हासिल कर पाता है और मामलात किस तरफ को जाते हैं, चूँकि इससे बहुत सारी उम्मीदें वो बसता हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का जो किरदार निखर कर सामने आ रहा है उस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं। नाजरीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।